हेलो बच्चों, मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, अब तक हमने देखा है 12th क्लास के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि आवृत बीजीय पादपों में जनन क्रिया पुष्पों में कैसे पाई जाती है, पुष्प की संरचना कैसे होती है, किस तरीके से सहायक चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, और इसी के साथ हमने देखा कि जो नर जनन अंग है और मादा जनन अंग है उनकी संरचना क्या होती है। और उसी के साथ में हमने ये भी बात कर ली थी कि जो लघु बीजाणुधानी है उसमें लघु बीजाणु का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, पराग कोश की भित्ति कैसे बन रही है, कितने लेयर्स उसमें पाई जाती है। तो आज हम क्या देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम बीजाणु कोशिका के बारे में बात करें थे। याद आ रहा है, परिणत विभाजन हुआ था, हाँ या ना। प्रसव कोशिकाएं में फिर दो कोशिकाएं बनी थी, एक बनी थी जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी और दूसरी कोशिका कौन सी बनी थी, बीजाणु कोशिका, जो कि मात्र कोशिका का निर्माण कर रही है, हाँ या ना। तो स्टार्ट करें। तो बच्चों, बीजाणुजन कोशिकाएं क्या हैं, ठीक है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, यानी जो लघु बीजाणु जो बनेगा वो कब बनेगा, जब मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और वहां पर 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। यानी कि मैंने क्या समझाया आपको कि बीजाणुजन कोशिकाएं बन गई है ना, उसके बाद क्या हुआ, मात्र कोशिका बनी, मात्र कोशिका का निर्माण कर दिया लघु इसने बीजाणुजन कोशिकाओं ने। मात्र जो लघु बीजाणु है उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमारे पास क्या आई, 4 लघु बीजाणुओं की निर्माण हो गया। आया समझ में। अब देखते हैं आगे, लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होना, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहलाता है। क्लियर। तो क्या बोला, लघु बीजाणु, ठीक है। इसमें क्या है, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, हाँ या ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। हमारे पास ये एक कोशिका हुई और इस एक कोशिका में कौन सी, जो मात्र कोशिका है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, हमारे पास 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा और वो कैसी फॉर्म बना लेंगे, टेट्राड फॉर्म बना लेंगे। देखो ये डायग्राम मैं आपको समझा रही हूँ, एक बार देखो आप। जैसे हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि किस तरीके से जो जनन क्रिया हो रही है, जो हमने बात करी थी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की, याद आ रही है। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, यहाँ पर मियोसिस हुआ, फिर स्पोर्स का निर्माण हुआ, फिर माइटोसिस और गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और हमारे पास जायगोट आ गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा व्यू बताया है कि किस तरीके से जो मतलब कहते हैं ना कि जो पीढ़ी एकांतरण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन हमारा जो मेन बात है वो क्या है यहाँ पर, कि जो लघु बीजाणुधानी बनी है उसके अंदर जो मात्र कोशिका हुई और उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 4 लघु बीजाणु बने, उसका क्या होगा, वो टेट्राड फॉर्म बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या कर रही हैं, लघु बीजाणुधानी में गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं ये होती है। कौन सी, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं जो परिणत विभाजन से बनी थी, ठीक है, वो कैसी होती है, गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं। और इसमें जो चतुष्क बने हैं, क्या बने हैं, चतुष्क। अभी टेट्राड फॉर्म देखा, ये देखो ये जो बन रहा है यहाँ पर जो लघु बीजाणु है 4 है, यानी कि टेट्राड, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, देखो समझने की जरूरत है। 4 का मतलब ही टेट्रा होता है। तो 4 का फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पर 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, चतुष्क या फिर टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लघु बीजाणुधानी में गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं हुई और हमारे पास क्या आ गया, टेट्राड आ गया। अब ये टेट्राड भी 5 तरीके का होता है। अब ये मत सोचना 4 टेट्राड है, 5 तरीके कैसे हो गए, ऐसा नहीं है। टेट्राड जो है, मतलब जो चतुष्क है, वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कैसा हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, समद्विपार्श्विक हो सकता है,
क्रॉसित हो सकता है, टी आकार का हो सकता है और लीनियर या फिर रेखिक हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या क्या संरचना आ सकती है। तो सबसे पहला है चतुष्फलकीय, यानी कि इसकी जो फलक होगी वो कैसी होगी, 4 फलक होगी। देखो 1 2 3 और इसके पीछे, जैसा कि आपने क्या देखा है, अशोक स्तंभ देखा है। अशोक स्तंभ में क्या है, 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें कैसे दिखाई देते हैं, केवल 3। क्यों, एक उसके पीछे होता है। तो सेम जो यहाँ पर जो पोजीशन है तो इनकी मतलब दिखने में हमको लगेगा देखो 1 2 3 है, लेकिन एक इसके बिहाइंड में है, इसके पीछे है। तो ऐसी यदि संरचना होगी चतुष्क की तो वो कैसा कहलाएगा, चतुष्क फलकी। इसका एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पादप। जो भी हमारे डायकोटाइलेडन्स होते हैं, जैसे हम बात करें मटर, है ना, हम बात कर सकते हैं चना, तो ये जो उदाहरण है वो किसके हैं, द्विबीजपत्री पादप के हैं। तो द्विबीजपत्री पादपों में जो ये होता है टेट्राड, ये कैसा होता है, चतुष्फलकीय। याद हो सकता है आपको, कि वापस बता रही हूँ कि क्या बोला, टेट्राड के हमने 5 प्रकार देखने हैं, जिसमें हम पहला प्रकार देख रहे हैं चतुष्फलकीय। चतुष्क फलकीय यानी कि 4 इसमें टेट्राड या फलक पाई जा रही हैं। इसका एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पादप। आप देख सकते हैं, ये देखो ये द्विबीजपत्री है, 2 अपन ओपन करेंगे तो समान संरचना वाली मिलेगी। तो ऐसे में हमको कैसी मिलती है, चतुष्फलकी टेट्राड हमें मिलते हैं। अब है समद्विभाषिक, यानी कि अब आप ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप इसको यहाँ से काट लो, 2 भाग बराबर मिलेंगे, या फिर इसको आप यहाँ से काट लो, 2 भाग बराबर मिलेंगे। यानी कि सम द्विपार्श्विक, दोनों तरफ से यदि हम देखें तो ये समान हमें मिलेंगे। इस तरह की जो चतुष्क है वो अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पर, किस तरीके का, आइसोबाइलेटरल का, यानी कि आप द्विपार्श्विक है, लेकिन कैसे, समान संरचना वाले। इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादप, यानी कि हम बोल सकते हैं जो मक्का का दाना है वो एक बीजपत्री पादप में आता है, ठीक है। अब आने वाला है क्रॉसित, यानी कि तीसरा प्रकार है चतुष्क का, है ना, टेट्राड का तीसरा प्रकार है क्रॉसित। क्रॉसित में आप ये देखो 1 2 3 इस तरीके से ये क्या है, क्रॉसित की संरचना बनाए हुए। ये डायग्राम आप देख रहे हो, अपन इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, या फिर ऐसे काट सकते हैं, या फिर ऐसे काट सकते हैं, हाँ या ना। यानी कि इसने क्या कैसी संरचना बना रखी है, इस वाले ने अपने क्रॉसित करने पे, ठीक है, क्रॉस करने पे हमें चतुष्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उदाहरण क्या है इसका, मैग्नेलिया। फिर हमारा जो लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट है ना, टी आकार का, क्योंकि इसके बाद कौन सा आएगा, रेखिक का, टी आकार में। अब देखो टी आकार तो सीधा सीधा ऐसे भी कर लो, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी देख लो। तो ये कैसा मिल रहा है हमको, टी आकार का चतुष्क मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। क्या है, एरिस्टोलोकिया। ये आप देखो डायग्राम भी देख सकते हो, ये आपको याद रहेगा, ये एरिस्टोलोकिया का ही डायग्राम है। इसमें देखो जैसी संरचना यहाँ नजर आ रही है टेट्राड की, वैसे ही आपको कुछ ऐसी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, याद रहेगा, एग्जाम्पल सी, हाँ या ना। डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लग रहा है। फिर हम देखेंगे रेखिक, यानी कि लीनियर। तो यहाँ पर जो टेट्राड है वो कैसा है, लीनियर है, एक ही रेखा में मौजूद है। तो आप इसका डायग्राम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखो, ये शेप आपको दिख रही है, ये देखो इस तरीके की। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं दिखाने के लिए, या जो पिक्चर्स ली है वो बिल्कुल हूबहू उससे मैच करती है, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोफिला। तो आपको याद हो गया 5 प्रकार के चतुष्क होते हैं, किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परागकण, परागकण क्या है, जल्दी से बताओ। परागकण है हमारे नर युग्मक, यानी कि हमारे मेल गैमेट्स। आगे समझ में, परागकण क्या है, मेल गैमेट्स हैं जो कि आगे जाकर के निषेचन की क्रिया करेंगे और जनन क्रिया में अपना योगदान देंगे, ठीक है। तो परागकण क्या है, लघु बीजाणुओं के मध्य कैलोस द्वारा एक निर्मित भित्ति होती है। जो लघु बीजाणु होते हैं उनके मध्य एक कैलोस की भित्ति होती है, उसको एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेज। क्या बोलते हैं, कैलेज बोलते हैं। और कैलेज क्या, ये क्या करता है, जो कैलेज एंजाइम होता है वो कैलोस की जो भित्ति होती है उसको क्या करती है, डिग्रेड करती है, तोड़ देती है। इससे क्या होता है, लघु बीजाणु जो चतुष्क होता है, देखो मैं आपको एक बार यहाँ से इधर आ जाऊँ,
ठीक है, लिखा हुआ बाद में समझ में आएगा क्योंकि जब हम डायग्राम देख लेंगे। ये है हमारा क्या, पराग कोश, ठीक है, ये है हमारा पराग कोश। इसमें ये भित्ति बनी हुई है, चारों अपन को पता ही है कौन कौन सी भित्ति है, बाह्य भित्ति, अंतःशियम, मध्य स्तर और टैपिटम, ठीक है। और टैपिटम के अंदर क्या है, पराग कण, पराग कणों का निर्माण हो रहा है। पोषण कौन दे रहा है इसको, पोषुतक या फिर टैपिटम दे रहा है, यानी कि परागकण बन गए। अब परागकण बन गए तो ये क्या करना चाहते हैं, स्फुटित होना चाहते हैं, है ना, बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलेंगे तभी तो पराग नलिका के द्वारा कहाँ जाएंगे, बीजांड द्वार से बीजांड में जाएंगे, हाँ या ना। तो अब इन परागकणों का क्या करना है, हमें स्फुटन कराना है, बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है लघु बीजाणु अपने पास 4 आ गए, टेट्राड फॉर्म आ गई, टेट्राड फॉर्म आ गई। अब इस टेट्राड फॉर्म किससे बने हुए हैं, ये कैलोज से, किससे बने हुए हैं, कैलोज की भित्ति पाई जाती है, ठीक है। फिर एक एंजाइम आता है कैलेज, क्या आता है, कैलेज एंजाइम आता है, जो इसकी जो भित्ति है उसको तोड़ देता है, क्या कर देता है, तोड़ देता है। देखो इसके अलावा एक और बात बताती हूँ, जब स्फुटन होता है ना किसका, पराग कणों का, तो वहाँ पर जो मध्य परतें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 3-4 परत पाई जाती है, पतली परतें होती है, इनमें क्या होता है, संकुचन होता है, स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने की वजह से ये जो है ना, ये खुल जाता है मुंह, पोर्स के द्वारा परागकण निकलने लगते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझाऊंगी, अभी बस थोड़ी सी कहानी समझोगे तो ये चीज़ें रिलेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, भित्ति के अंदर संकुचन होगा, संकुचन होगा तो परागकण बाहर निकलेंगे और इसी के साथ में ये एंजाइम भी वर्क करेगा तोड़ने का। तो क्या होगा, लघु बीजाणु चतुष्क क्या हो जाएगा, वहां से परागकण मुक्त हो जाएंगे। और इनका आकार कैसा होता है परागकणों का, देखो गोलाकार ही, ऑलमोस्ट गोलाकार हो जाता है। और इस अवस्था को ही हम क्या कह रहे हैं, परागकण कह रहे हैं। और ये जो क्रिया होगी वो परागकण स्फुटन कहलाएगा। आया समझ में। फिर हम देख रहे हैं परागकण लघु बीजाणुधानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। ये देखो लघु बीजाणुधानी है, स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए हैं। यदि एक टेट्राड में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, यदि एक टेट्राड में 4 कैसे, देखो ये 1 2 3 4 है, यदि इन 4 से ज्यादा लघु बीजाणु उपस्थित होंगे ना तो क्या होगा, उस अवस्था को हम कहेंगे बहुबीजाणुता। क्या कहेंगे, पॉलीस्पर्मी, यानी कि बहुबीजाणुता उस स्टेज को कहेंगे। कब कहेंगे, जब हमारे पास जो चतुष्क है, टेट्राड है, वो उसमें 4 लघु बीजाणु से ज्यादा हो तो, ठीक है। कुछ पादपों में परागकण मिलकर के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ जाता है इस पे, कुछ पादपों में परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। परागकण मिलकर के क्या बनाएंगे, एक विशिष्ट संरचना बना लेते हैं, जिसको हम परागपिंड या फिर पॉलिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परागपिंड या फिर पॉलिनियम कहते हैं। और इसका उदाहरण भी पूछा जा सकता है। इसका उदाहरण है आँख, जिसको हम देसी भाषा में बात कहें तो आंकड़ा कहते हैं। याद आ रहा है, आंकड़े का आप जब पुष्प देखोगे तो उसमें कैसी संरचना होगी बच्चों, इस तरीके की संरचना होगी, ठीक है। उसका पुष्प का आगे का भाग आप देखोगे, नहीं देखा है तो आज आप देख लीजिए, कहीं से भी सर्च करके आप आंकड़े का आगे का भाग देखोगे तो इस तरीके से, ये देखो मैंने पूरा डायग्राम बताया, जो पॉलिनियम है वो इस तरीके की शेप में बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जो परागकण है वो संयुक्त होकर के एक विशिष्ट संरचना बना लेते हैं, जिसको हम पॉलिनियम या परागपिंड कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आँख, ठीक है। फिर क्या होगा, परागकोश का स्फुटन, जो कि हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो अब हम देख रहे हैं। परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया, यानी कि जब परागकोश है वो स्फुटन कब करेगा, जब वो मैच्योर अवस्था में आ जाएगा, जब वो एक अपनी परिपक्व अवस्था ले लेगा। तो ये जो क्रिया है परागकोश से परागकणों का बाहर निकलना, उसकी परिपक्व अवस्था के बाद में क्या कहलाएगा, परागकोश स्फुटन कहलाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में अंतःशियम के जो ओस्ट कोशिकाएं हैं, जिसको हम स्टोमियम भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो कौन सी लेयर है जो पार्टिसिपेट करती है किसमें, परागकण के, जो परागकोश है उसकी स्फुटन में, परागकण के निकलने में। तो क्या बोलोगे आप कि जो स्टोमियम है, यानी कि ओस्ट कोशिकाएं किसकी, अंतःशियम की, एंडोथीशियम जो लेयर होती है, सेकंड लेयर बाहर से,
ठीक है। बाहर से जो सेकेंड लेयर होती है उसकी हम बात करें तो वो इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो अब क्या कहा मैंने, अब देखो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, स्फुटन वाली क्रिया। हमने देखा था जो परागकोश है, ठीक है, वो द्विपालित होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर इस तरीके से 4 लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, और इनमें इस तरीके से टेट्राड फॉर्म बनती है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेट्राड फॉर्म, और इसके अंदर क्या होते हैं हमारे परागकण, ठीक है। परागकण इसमें बिखरे हुए होते हैं। ये तो कहानी अभी तक हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर आपको पता है, मैं ये वापस बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे वाली जो कोशिक परागकोश की भित्ति थी वो बाह्य त्वचा थी, मैंने लिख दिया, ठीक है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर वाली जस्ट बिनिथ, ठीक है, वो थी हमारी अंतःथीशियम। अंतःथीशियम अंतःथीशियम की जो स्टोमियम कोशिकाएं, औस्त्र कोशिकाएं हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। वो क्या करेगी, हम इसमें स्ट्रेच करेगी। इससे क्या होगा, जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर कैसी थी, पतली भित्ति वाली थी, हाँ या नहीं, बहुत पतली लेयर थी। तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर संकुचन पैदा करेंगी, स्ट्रेच होगा, जिससे कि क्या होगा, ये फट जाएगा। और जो बाह्य त्वचा है ना बच्चों, जो अंतःचोल होती है, भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें छिद्र होता है, ठीक है, बाह्य चोल में छिद्र होता है, जिसकी वजह से जब ये स्फुटित होती है तो यहाँ से जो परागकण है वो निकल जाते हैं और एक पराग नलिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं, और यहाँ से ये परागकण होते हुए बीजांड द्वार में चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर के निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। आया समझ में। अभी हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से जो परागकोश है उसकी स्फुटन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये तो मैंने बेसिक बताया है कि किस तरीके से परागकोश की भित्ति में संकुचन होता है और परागकण बाहर निकलते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं वो हम देखेंगे। स्फुटन की विधियां, तो सबसे पहली है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स। देखो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी एक मिनट, ये देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, अनुप्रस्थ है। जब हम बात करें कि जो परागकण है वो परागकोश से अनुप्रस्थ रूप में बाहर निकल रहे हैं, दिख रहे हैं बाहर निकलते हुए, तो इस तरह का जो स्फुटन होगा वो कैसा कहलाएगा, अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाएगा। परागकोश की पालियां परागकोश अक्ष में अनुप्रस्थ स्फुटित होती है। ये देखो कैसी हो रही है, अनुप्रस्थ स्फुटित हो रही है इसके शीर्ष से। अब हम बोलेंगे उदाहरण क्या है इसका, तुलसी। आपसे पूछा जाए कि अनुप्रस्थ स्फुटन हो रहा है या फिर तुलसी में जो परागकोश का स्फुटन है वो कैसे हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, परागकण का स्फुटन कैसे हो रहा है, हमारा अनुप्रस्थ स्फुटन, ठीक है। फिर है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन जो है बच्चों वो 3 तरह का हो सकता है, इस तरीके से, यहाँ से या तो ऐसे निकले या फिर साइड से जो है लेयर से होते हुए जाएं, या इस तरीके से जो है एकत्रित हो जाए। तो लंबवत यानी कि ऊपर से लंबाई की तरफ से जो है परागकण निकल रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। फिर है हमारा इसका जो एग्जाम्पल है धतूरा और कपास। फिर हम देख रहे हैं छिद्र में स्फुटन, यानी कि पोर्स बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बाह्य चौल और अंतःचौल वाला, वो पोर्स के जरिए पराग नलिका बना लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, याद आ रही है वो चीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, डायग्राम में इसलिए बता रही हूँ, ये देखो ये जो है पोरस, यहाँ पे छेद बना लेते हैं ये, और पोरस के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इसका जो एग्जाम्पल है वो है मकॉय, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम। कपाट, ये अब कपाट बना लेंगे, छोटे छोटे कपाट बना लेंगे, यानी कि कपाट हम जो आप जानते हो हमारे पुराने लोग बोलते थे कि भाई कपाट बंद कर लो, यानी कि एक गेट की तरफ जो संरचना होती है कि भाई कपाट खुल गए, है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो परागकोश में 1, 2 या इससे अधिक कपाट बन जाते हैं। किस तरीके के बन जाते हैं बच्चों, देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये कपाट की तरह खुल गया, गेट की तरह खुल गया ना, ओपन हो गया। तो फिर यहाँ से क्या हो रहे हैं, परागकण रिलीज हो रहे हैं,
आया समझ में? तो इस तरीके से जो स्फुटन की विधियां हैं अपन ने देख ली, अनुप्रस्थ तरीके से, लंबवत तरीके से, या फिर मैं कहूँ कि जो छिद्र में ही है वो स्फुटन हो गया, और जो लास्ट वाला है वो है हमारा कपाटी, जिसका एग्जाम्पल है बारबेरी। तो अब क्या हुआ, हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने क्या देखा कि लघु बीजाणु जो है वो कैसे बने, पहली बात। फिर परागकोश का हमने देखा था, भित्ति वाला हमने पहले देख लिया। फिर परागकोश का स्फुटन कैसे हुआ, चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, या मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या मुझे इस चीज़ का आंसर समझ में नहीं आया, या मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। अपन डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। जब तक आपने नोट्स बना लेने हैं।